जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा यूपीएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसे कि स्टडी फंडा ने फ्री इनिशिएटिव लिया है आप सभी एस्पिरेंट के लिए फॉर योर अपकमिंग सीएपीएफ एसी 2024, जहां हम आपका कवर कराएंगे पेपर 2 फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, सब कुछ थॉरोली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो भी हमारे करंट अफेयर में टॉपिक्स है, जो भी करंट हैपनिंग्स हो रहा है, वेदर इट इज वन इलेक्शन से रिलेटेड, देन उत्तराखंड में यूसीसी इंप्लीमेंट हो चुका है, हर एक चीज हम कवर कराएंगे। आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज है हमारे पेपर 2 का एक नया डायमेंशन, दैट इज आर्ग्यूमेंट राइटिंग। जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे, ठीक है, पहले तो अपने दिमाग को एकदम खाली कर दो। राइट फ्रॉम द बेसिक, जिस तरीके से मैंने आपको ऐसे समझाया था कि यूपीएससी सीएपीएफ में ऐसे की डिमांड क्या होती है, क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए, ऐसे होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सेम चीज ये सभी मैं आज इस लेक्चर में क्लियर कराऊंगा। आपके मन में मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, कितने मार्क का होता है, क्या हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में ही लिखना है, सारी चीजें, ठीक है, हर एक चीज क्लियर यहाँ पे आज हो जाएगी। सो वीडियो के साथ बने रहिए। साथ ही जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दिन हुए नहीं है हमारे इस इनिशिएटिव को, सो प्लीज बी कंसिस्टेंट, ठीक, कंसिस्टेंटली देखोगे फॉर श्योर एक वैल्यू एनरिचमेंट आपके पढ़ाई में, आपके प्रिपरेशन में होगा। सो जस्ट मार्क योर अटेंडेंस इन एनी फॉर्म, ठीक है, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट से। हर एक डाउट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एक डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कराऊंगा। तो देखो, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि जो हमारे लिए आर्ग्यूमेंट सेट कर रहा है, डिमांड क्या है उसकी, चाहता क्या है वो, ओके, वो हम समझेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है, कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए एक आर्ग्यूमेंट, कितने मार्क यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है। हर एक लोगों का डाउट होता है कि जो हमारा एसे होता है, सीएपीएफ की बात कर रहा हूं, एसे में मार्क्स जनरली कम दिए जाते हैं। ऐसे से अगर आप आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करते हो, एक ऐसे भी 20 मार्क का होता है, एक आर्ग्यूमेंट भी 20 मार्क का होता है। सो द चांसेस ऑफ फेचिंग ज्यादा मार्क कहां पे हो सकता है, आर्ग्यूमेंट में हम ज्यादा मार्क इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसी अप्रोच पे अभी हम बात करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस होगा आज के इस आर्ग्यूमेंट वर्कशॉप में, कि पहले तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देन फॉर्मेट क्या होगा इसका, कैसे स्ट्रक्चर हमें करना है हमारे थॉट्स को, आइडियाज को, एग्जाम्पल, फैक्ट्स कितने रेलेवेंट होते हैं यहाँ पे, ये भी चीजों की हम बात करेंगे। क्या यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या मैंने आपको ऐसे में समझाया था कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, कोट्स, ठीक है, क्या यहाँ पे रेलेवेंट रहेंगे कोट्स, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। कंटेंट क्या होना चाहिए और कंटेंट आएगा कहां से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे यूपीएससी सीएपीएफ में आर्ग्यूमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आते कहां से हैं, ठीक है। एंड लास्टली एक हम लेंगे एग्जाम्पल, जहां से हमें प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि क्या इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का होना चाहिए, एंड उससे पहले इंट्रोडक्शन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सॉरी, कंक्लूजन लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, क्या हम कंक्लूजन में हमारे ओपिनियन दे सकते हैं क्या, ये बहुत बड़ा डाउट होता है सभी को, है ना। तो ये सारी चीजें पे भी हम बात करेंगे। फर्स्टली एक आर्ग्यूमेंट होता क्या है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जिसका नॉर्मल शब्दों में, ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में हम जब आर्ग्यूमेंट कहते हैं तो बेसिकली हम यही कहते हैं कि कोई भी चीज का एक जस्टिफिकेशन होता है, ठीक है, एक तर्क होता है, वही आर्ग्यूमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो और चीजें बेटर समझ में आएगी, ठीक है। आपको भी यहाँ पे पार्टिसिपेटिव बनना है, ठीक है, जस्ट ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, ठीक है, आपको भी थोड़ा सा सीखना है। मैं हमेशा एक चीज पे स्ट्रेस करता हूं कि यहाँ पे आके बस ये मत पढ़ लो, ठीक है, ये तो कुछ भी रिलेवेंसी नहीं रखता है। मेन थिंग इज दैट जो भी मैं कह रहा हूं, ट्राई कीजिए कि आप उसके ऊपर सोच सके, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सोचना बताऊंगा कि आप कोई भी टॉपिक पे किस तरीके से आपको सोचना है, क्या क्या चीजें हमारे लिए रेलेवेंट रहेगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे हमें दिखते हैं दो फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रेंड्स है, ऑलमोस्ट 21-22 के एज ग्रुप के हैं दोनों। अब ये जो बंदा है ये रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और ये कमाता है 25,000 पर मंथ, तो सैलरीड है, जस्ट ग्रेजुएट हुआ है और अभी कमा रहा है। हमें समझना है आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट की डिमांड क्या है, ठीक है। जस्ट याद रखना है, मैंने ऐसे में भी आपको समझाया था, ऐसे से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं,
सेम पहले समझ लो यार आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली उस पर जंप मत करो, सर मुझे कंटेंट बता दो, पॉइंट बता दो, मैं लिख लूंगा, ठीक है। वो बताऊंगा तो सिर्फ एक टॉपिक पे लिख पाओगे, ये समझोगे तो किसी के ऊपर भी आप अपने आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर सकते हो। ओके, सो ये न्यूली ग्रेजुएट है, 25,000 मंथली इनकम कमाता है। वेयर एस ये जो बंदा है, ये बंदा अभी भी अपने फादर पे या फैमिली पे डिपेंडेंट है और मंथली ये लेता है 12,000 पॉकेट मनी, ठीक है, घर से पॉकेट मनी लेता है। आप बताओ दोनों में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है। आप कहोगे मैं भी इस स्टेज पे कहूंगा कि फॉर श्योर ये बंदा जो है अमन, इसका नाम ले लेते हैं अमन, जो अमन है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? यही तो हमें जस्टिफिकेशन देना है, आर्गुमेंट में यही होता है। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है कि यार ये तो ग्रेजुएट कर लिया और खुद के पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूं इन दोनों की, ठीक है, अब अगर इनकी बैक स्टोरी बताऊं तो जो अमन है वो ये 25,000 का यूज कैसे करता है, 25,000 का यूज कैसे करता है, 10,000 इसकी जाती है ईएमआई पे, जो कि इसने लिया है, एक लग्जरी फोन ले लिया है। किस पर्पस के लिए? काम के पर्पस से नहीं, शो ऑफ के पर्पस से, ठीक है। देन फाइनली सेकेंड चीज इसकी जाती है, अब इसके कुछ अच्छे शौक नहीं है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट एज में इसके कुछ ऐसे शौक है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें ये स्मोकिंग के ऊपर खर्च करता है, ठीक है, स्मोकिंग पे खर्च करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसके खर्चे हैं, फैमिली को कमा रहा है फिर भी फैमिली को सपोर्ट इसका जीरो है, ठीक है। वेयर एस ये बंदा जो 12,000 ले रहा है, 12,000 ले रहा है, लेकिन इसे ये प्रॉपरली 1,000 ये प्रॉपर अपना कोई भी एक अच्छा कोर्स अपनी स्किल्स को अपग्रेड के लिए देता है, ठीक है। 2-3 हजार बुक्स के ऊपर खर्च करता है, ठीक है, बुक्स के ऊपर खर्च करता है। देन कुछ पैसा इसने अपना टर्म इंश्योरेंस भी लेके रखा है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है। इस केस में आप बताओ, और एक ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, अपनी फैमिली की जरूरतें समझता है, ठीक है। तो इस केस में अब आप किसे कहोगे कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो सेकंड, अब इस केस में आफ्टर नोइंग द बैक स्टोरी आप कहोगे कि जो अमर है, ठीक है, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? जस्ट बिकॉज अब मैंने यहां पे कुछ नंबर्स शो किए हैं आपको, ठीक है, मैंने आपको यहां पे एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है कोई भी चीज, ठीक है। कुछ मैंने यहां पे नंबर्स शो किए हैं, कुछ मैंने फैक्ट्स रखे हैं, कुछ मैंने यहां पे रीजन दिए हैं, लॉजिक्स दिए हैं, है ना। इस बेसिस पे इनिशियली जो चीज मुझे गलत लग रही थी अब मैं वो मानने को रेडी हूं, राइट। तो यही होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में देर इज नथिंग राइट, देर इज नथिंग रॉन्ग। व्हाट मैटर्स इज दैट आप अपने पॉइंट को किस एग्जाम्पल, क्या आप एक सॉलिड प्रूफ दे रहे हो, वो मैटर करता है। ओके, तो ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। सो आई होप कि आपको समझा होगा। मे बी कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, वेयर एस वही चीज किसी और को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब आप रीजन सुनते हो, कभी हम दो दोस्तों की फाइट हो जाती है और तीसरा दोस्त को हम अगर मेडिएटर बनाते हैं, तो वो क्या कहता है, यार बात तो तेरी भी सही है, तेरा भी लॉजिक सही है, तेरा भी लॉजिक सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब गलत कौन है ना। सो व्हाट मैटर इज दैट आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसका एक जस्टिफिकेशन, क्या आप एक सॉलिड जस्टिफिकेशन देते हो अपने पॉइंट को सही प्रूफ कराने के लिए। ओके, सो दैट इज द आर्ग्यूमेंट। तो ये पर्पस आपको याद रखना है। एक चीज मेरे लिए कोई चीज फॉर में आ सकती है मेरे रीजन के अकॉर्डिंगली, ओके, वेयर एज दूसरे के लिए वही चीज अगेंस्ट में आ सकती है उसके रीजंस के अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये आर्ग्यूमेंट की डिमांड होती है। लास्टली एक जो अच्छा आर्ग्यूमेंट होता है, अब बात आते हैं हमारे सीएपीएफ के आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। सीएपीएफ का जो आर्ग्यूमेंट है, हम किसे कहेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स अगर आप ऐड करते हो तो आपका आर्ग्यूमेंट अच्छा आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। पहली चीज, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी हम लिखने वाले हैं, वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। इट मींस इट शुड बी टू दी पॉइंट, ठीक है। हमें कोई भी चीज घुमा फिरा के नहीं करनी है, स्ट्रेट टू दी पॉइंट हम बात करेंगे। इसका सेकेंड रीजन ये भी है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कोई भी चीज इलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या घुमा फिरा के आने के लिए। सीधा हम हमारे पॉइंट पे प्रिसाइज रहेंगे, ठीक है, एंड एक्यूरेट रहेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी या एम्बिग्विटी। अंडरस्टूड? तो पहली चीज है कि कुछ घुमाने फिराने की बात नहीं होनी चाहिए।
स्पेशली आर्ग्यूमेंट ज्यादा इजी क्यों होता है एक ऐसे से, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने क्वेश्चंस भी लिए थे आपके, कि जो भी आपके डाउट्स थे, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि सर सेंटेंस लिंक नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे लिंक करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा जो एक प्रॉब्लम था वो ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट में सॉल्व हो जाता है ना। तो क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट वाइज में लिखते हैं, राइट, तो इट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। सेकेंड चीज होना चाहिए गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहला चीज है वेरी क्लियर टू द पॉइंट बात करनी है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन। सेकेंड, जो भी हम लिखते हैं कंटेंट वो एकदम उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब अगेन और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर एक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी से गुड प्रेजेंटेशन व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी लिखते हैं, ठीक है, जो भी लिखते हैं उसे क्लियरली लिखो, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखो, ओके, प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जनरली एट द एंड अगर वो लिखते हैं तो अगर देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, क्या ये अच्छा दिखता है क्या। अब इस एलसीडी के अकॉर्डिंगली हमें एक प्रोपोर्शन तो समझ में आता है कि कहां पे कैसे लिखना है, क्या ज्यादा आपको प्रॉपर विजिबल होगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं एक गुड प्रेजेंटेशन। वही अगर मैं ऐसे लिखता हूं प्रॉपरली, ठीक है, एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में, ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इट इज अ गुड प्रेजेंटेशन। सेकेंड लाइन जब स्टार्ट होगी तो ऐसे नहीं कि मैं कहीं पे भी तिरछा लिख रहा हूं, ठीक है, तो छोटी छोटी चीज होती है जो कि अटेंशन ग्रैब करती है इवेल्युएटर का, सो दैट इज कॉल्ड एज गुड प्रेजेंटेशन। अगर से मेरा एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर से एक पैराग्राफ खत्म होता है, सो लेट्स टेक हियर एंड्स द पैराग्राफ, तो एक थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा ज्यादा स्पेस दो, हियर स्टार्ट्स द सेकेंड पैराग्राफ। सो आई होप कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ओके। सो इसे कहते हैं हम एक गुड प्रेजेंटेशन। अगर से कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर से मेरी स्पेलिंग एरर हो जाता है, एक स्ट्राइक थ्रू करो, एक लाइन से काटो, ना कि इस तरीके से, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है गुड, तो इसे हम कहते हैं गुड प्रेजेंटेशन। तीसरी चीज क्या आनी चाहिए, हमारे हमारे एक आर्ग्यूमेंट को अच्छा आर्ग्यूमेंट कौन बनाता है, हम जो भी पॉइंट देते हैं, जो भी हम तर्क दे रहे हैं, ठीक है, उसका एक सबूत, एक ठोस फैक्ट ऐड करो, ओके, एक ठोस फैक्ट और ऐड करो। डेटा से आप यूज कर सकते हो, कोई भी रिपोर्ट्स होती है, अब रिपोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें काम आती है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, आर्ग्यूमेंट को अगर आप आर्ग्यूमेंट को रिपोर्ट डेटा फैक्ट्स के साथ जब आप पेश करते हो, ठीक है, वो लगता है फिर देन इट इज जस्टिसिएबल, ठीक है, जब आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, इन दैट केस इट इज जस्टिफिएबल, राइट। Likewise, it should have a proper good structure, okay, and what it is preferred that कि आप पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज लिखने के दो बेनिफिट ये होते हैं कि पहला तो हमारा एक वो प्रॉब्लम नेचुरली सॉल्व हो जाता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास कनेक्टर्स नहीं है, हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती है। तो एक गुड स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। गुड स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, बट फिलहाल एक चीज याद रखो, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसेज फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा जाता है, ओके। आर्ग्यूमेंट जो है वो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हो और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। बेस्ट क्या हमें करना है, एक पॉइंट वाइज लिखना है, दिस इज बेस्ट सुटेड एंड ईजी होता है, ये ईजी भी होता है, प्रेजेंटेशन दिखने में भी अच्छा होता है, ठीक है। तो फॉलो करो कि पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज कैसा होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। देन आता है हर एक चीज को आप एक रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ पे प्रेजेंट करो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि इजराइल के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, जैसे कि, ठीक है, इतना मैंने बोल दिया। देन मैं एक एग्जाम्पल ऐड करता हूं, जैसे कि उन्होंने यूज किया था आयरन डोम टेक्नोलॉजी, है ना, तो ये मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल ऐड कर दिया, जिससे अब चीजें और ग्लोरीफाई होती है, मतलब एनरिच होता है, समझने वालों को भी समझ में आता है, ओके। सो मेक श्योर कि आप अगर कोई भी पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ पेश करते हो तो वो ज्यादा अच्छी दिखती है। अब ये होना चाहिए क्या कि फैक्ट, एग्जाम्पल, ये सभी चीज ऐड होनी चाहिए। तीनों का मिक्सचर मुझे नहीं चाहिए, होता है सुटेबल है तो ठीक है, अदरवाइज कीप इट वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। ये भी चीज आपको भूलनी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्लीन और सिंपल रखो, ओके।
फुलफिलिंग द कंप्लीट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अगेन टू द पॉइंट बात करनी है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए बस उतना ही हमें बोलना है, उतना ही हमें लिखना है। क्यों उतना ही लिखना है? क्योंकि अगेन हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है। पहली तो वर्ड लिमिट की, वर्ड लिमिट को ब्रीच करोगे तो पेनल्टी, वर्ड लिमिट से कम रह जाओगे तो पेनल्टी। सेकेंड चीज, हम टाइम बाउंडेड भी है, टाइम कंस्टेंट है हमारे पास, टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक आइडियल आर्ग्यूमेंट एग्जाम में कितने देर में हो जाना चाहिए, ठीक है, और एग्जाम में टाइम से हो जाए उसके लिए हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, ये सबकॉन्शियसली आपको समझना है, ओके, कि अब अगले बार जब भी मैं आपको आर्ग्यूमेंट का टॉपिक दूंगा तो आपके दिमाग में रहे कि ये चीज मैंने अगर लिखी है, ये अगर मेरा पॉइंट है तो मैं इसे एक फैक्ट के साथ ऐड कर दूं, मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ ऐड कर दूं, राइट। सो फार एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अगर से आपको किसी भी टाइम पे कोई भी डाउट आता है, तुरंत, ठीक है, तुरंत आप कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सीएपीएफ में पूछे जाते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर आस्क्ड इन द सीएपीएफ एग्जाम, ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं, कहां से आते हैं ये सारे टॉपिक। सो पहले हम थोड़ा सा एक एनालिसिस देखते हैं कि किस तरीके के पूछे गए हैं अब तक। तो ये है हमारे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या होता है? सो क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 किससे रिलेटेड था? एसे से रिलेटेड था, ठीक है, जहां हमें 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में। आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, मतलब या तो चारों ऐसे आप हिंदी में लिखिए, चारों ऐसे या तो आप इंग्लिश में लिखिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आर्ग्यूमेंट की जो लैंग्वेज होनी चाहिए, इट मस्ट बी इंग्लिश ओनली, ठीक है, ये इंग्लिश ही होनी चाहिए, राइट। सेकंड, कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पेपर में? हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। कितने मार्क्स के? हर एक आर्ग्यूमेंट 20 मार्क का होता है, ठीक है, 20-20 मार्क का होता है, मतलब 40 मार्क है। और 40 में से अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो इस स्टेज से भी, तो आर्ग्यूमेंट ऐसा सेक्शन है, अगर से आपको अगेन एक ऐसे में आपको ऑन एन एवरेज 7 से 8 मार्क मिलता है ऑन एन एवरेज। तो वही चीज आर्ग्यूमेंट में आप वेरी इजीली, मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि आप 10 नहीं 11 प्लस स्कोर कर सकते हो, ओके। अगर से आपकी 2-3 चीजें क्लियर है, अगर आप दो तीन अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, प्रेजेंटेशन अच्छा है, और आप थोड़े से एग्जाम्पल फैक्ट्स ऐड करते हो, तो क्लियर। सो ये है हमारा 2023 का पेपर, जहां पे क्या पूछा था? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशियंसी। कहां से आया टॉपिक? करंट अफेयर रिलेटेड है। कितने साल पुराना करंट अफेयर? कहीं ना कहीं यही कहूंगा कि पिछले 8 से 10 महीने का करंट अफेयर। अगर से हमारा एग्जाम अगस्त 2024 में है, ठीक है, अगस्त 2024 में है, तो मेक श्योर कि हम थोड़े से अवेयर रहिए, अवेयर रहे कि पिछले सितंबर 2023 से अब तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका मेंशन कहीं ना कहीं यहां मिल ही जाएगा। लाइकवाइज कैपिटल पनिशमेंट इज डेटरेंट फॉर हीनियस क्राइम। कैपिटल पनिशमेंट भी कई बार न्यूज में रहता है, ठीक है, तो ये यहां पे आया। देन ये है हमारे पास 2022 का क्वेश्चन पेपर, जहां पे क्या पूछा है? वीडियो गेम्स शार्पेन दी माइंड, वेयर एज सेकेंड इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट। तो ये भी चीज करंट अफेयर में हमें मिल जाएगी। कितने महीने बैक की? क्या 5 साल पहले, 6 साल पहले? नहीं, 2022 अगस्त में एग्जाम था, तो उसी के आपको 8 से 10 महीने के अंदर के टाइम फ्रेम में हमें अगेन ये न्यूज मिल जाती है। ये है हमारा 2021 का पेपर, सेम चीज है, राइट आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, वन नेशन वन इलेक्शन, फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आपको पता होगा कि 2021 की बात है, फार्म लॉज आए थे, ठीक है। देन तो अगेन करंट अफेयर रिलेटेड ही इस बार भी आप देखते हो, तो इलेक्शन टॉपिक भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन देखेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगेन इस बार हमारे लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, क्लियर। और ये सारी चीजें, सो ओवरऑल किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, क्लियर। तो यहां तक भी क्लियर है।
इस तरीके के आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऐसे का स्ट्रक्चर रिमाइंड कराता हूं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, सभी हमें कैसा लिखना है, फ्री फ्लो में लिखना है, पॉइंट वाइज में हम वहां पे नहीं लिखेंगे। लाइकवाइज इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, ठीक है। सो यहां पे है क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है। इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बून और बेन। सेकेंड है, डज इंडिया नीड्स ओटीटी रेगुलेशन। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। फॉर अगर से मुझे ए पे लिखना है, ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एक आर्ग्यूमेंट का, हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रोडक्शन इज कंपल्सरी इन आर्ग्यूमेंट, कंपल्सरी नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि आप क्योंकि बेसिक से सीख रहे हो तो एक हैबिट डालिए कि जो भी हमारा टॉपिक है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। छोटा सा मतलब कितना, ऐसे का इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि 30 से 50 वर्ड आप यूज कर सकते हो। ओके, यहां पे हमें उतना यूज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 2 से 3 लाइन का हो सकता है, ठीक है, या अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी खुली खुली है तो ये 30 वर्ड तक का हो सकता है, ठीक है, नॉट मोर देन 30 वर्ड। क्योंकि हम क्वेश्चन का मेन डिमांड क्या है, मुझे 5 कुछ पॉइंट फेवर में दो, कुछ पॉइंट अगेंस्ट में दो, ठीक है। तो ये उसकी मेन डिमांड नहीं है, बट स्टिल हम बता रहे हैं, टॉपिक को हम थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहे हैं कि भैया ये हमारा टॉपिक है, अब मैं आ रहा हूं फॉर के पॉइंट पे, अब मैं आ रहा हूं अगेंस्ट के पॉइंट पे। तो सबसे पहले होगा हमारा एक पहला पैराग्राफ या 2-3 लाइन या 30 वर्ड का हमारा एक इंट्रोडक्शन होगा। देन आएंगे हम हमारे मेन पॉइंट पे कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर। अब इसमें मैं लिखूंगा मेरे 5 पॉइंट, कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 5 पॉइंट होने चाहिए। एंड लाइक वाइज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में अगेन मेरे 5 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर द टॉपिक, इंडिया इज बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो कैसा होगा ये, let me write the topic, India has become world's largest populated country। ये बून है या बेन है, ओके। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी कैसा होगा वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब पहले स्ट्रक्चर समझिए कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखूंगा 30 वर्ड का, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका नेचुरली स्टार्ट हो जाएगा 3 लाइन में, कुछ भी बता सकते हो आप, किस तरीके से स्टार्ट करना है ये भी बता रहा हूं, बट एज ऑफ नाउ समझो कि आपको छोटा सा एक हिंट देना है कि ऐसा क्यों कहा गया है, ओके। देन यहां पे आप हेडिंग डालोगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर की, आर्ग्यूमेंट्स फॉर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। कम से कम 5 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 6 पॉइंट भी लिख सकते हो, उसके बियॉन्ड आप लिखोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। 5 से 6 पॉइंट काफी होते हैं, अगर आप 5 लिखते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। मेक श्योर ट्राई कीजिए कि 5 पॉइंट आ जाए, ओके। अब क्योंकि आपने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे तो आप अगेंस्ट में भी 5 पॉइंट लिखने का ट्राई कीजिए, सो दैट आपके पॉइंट्स बैलेंस हो जाए थोड़े, ओके, एंड वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। देन आपको आना है, जैसे आपके पॉइंट खत्म हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, बस मैंने इतना ही लिखा है। आप चाहे तो बॉक्स बना दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहेगा सर बॉक्स भी बनाना है क्या, नहीं बनाना है क्या, दैट इज अप टू यू। बनाना है बना लो, स्केल का यूज मत करना, कर सकते हो करो, टाइम है तो करो, अदरवाइज नॉर्मली ऐसे बना दिया रफ में, ये चीज कर दी, ठीक है। किसी को लगता है यार बॉक्स नहीं बनाना है, इन्हें अंडरलाइन कर देते हैं, आप सिर्फ इन्हें अंडरलाइन भी कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट में मैंने 5 पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 4 5, एंड लास्टली मैं 2 से 3 मेरी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूंगा, कंक्लूजन, ठीक है, 2 से 3 लाइन
अगेन कंक्लूजन दे दूंगा सेम एज इंट्रोडक्शन, जैसा मेरा इंट्रोडक्शन था 2 से 3 लाइन का, ठीक वैसा ही मैं कंक्लूजन दे दूंगा 2 से 3 लाइन का। अब ये जो मेरा कंक्लूजन होगा, पहली चीज जो कंक्लूजन है, अगेन डाउट आएगा सर कंक्लूजन में मैं मेरे ओपिनियन दे सकता हूं क्या, ठीक है, या सर कंक्लूजन में क्या लिखे, किस तरीके से कंक्लूड कीजिए, टॉपिक जो है उसके अकॉर्डिंगली एक बैलेंस्ड ओपिनियन दीजिए, ठीक है। बैलेंस्ड ओपिनियन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका एक बैलेंस ओपिनियन क्या होगा, इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये एक श्राप है या वरदान है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि नो डाउट कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है या इंडिया जो है वो एक नंबर 1 कंट्री बन चुका है पॉपुलेशन में, ठीक है। अगर अब आप बताओ ये चीज बुरी कब हो सकती है, ये बुरी तब हो सकती है जब हम इन पॉपुलेशन को या जो भी हमारा यूथ है इन्हें इनके लिए इनफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करते हैं तब, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर दो, ऐसा नहीं कि एट द एंड आई वांट टू से दैट इफ द पॉपुलेशन इज ब्लूमिंग सो दैट इज बैड फॉर द कंट्री, ये नहीं होगा। ये क्या होगा, आपने एक साइड ले ली। या अगर आप कहते हो कि यस जो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है वो एक अच्छी बात है क्योंकि हमारा मोर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या कि आपने एक अदर साइड ले ली। तो आपको किसी साइड नहीं लेना है, आप एक बैलेंस्ड ओपिनियन दीजिए, बैलेंस्ड वे में कंक्लूड कीजिए। कैसे बैलेंस्ड वे में कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ये हार्मफुल या डिसएडवांटेज भी हो सकता है कंट्री के लिए उस कंडीशन में अगर से इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई तो, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये होता है एक बैलेंस्ड कंक्लूजन, राइट। तो अब एग्जांपल, ये इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं जहां मैं आपको बताता हूं, अभी तो मैंने बोल दिया कि इंट्रोडक्शन आपको 3 लाइन का होना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ होगा सर, ठीक है वो तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखे क्या, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। 2 हमारे टॉपिक थे, इंडिया इज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री या वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बून और बेन, पहला टॉपिक ये था। सेकेंड टॉपिक है डज इंडिया नीड ओटीटी रेगुलेशन, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे कैसा दिया गया है, दो तरीके आप दिमाग में रख सकते हो एक आर्ग्यूमेंट का इंट्रोडक्शन यूज करने के लिए। बेसिक थंब रूल क्या है, इंट्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम हमारे पास क्या है 30 वर्ड्स है, मैक्सिमम 30 वर्ड्स है, 2 से 3 लाइन में, मैक्सिमम 3 लाइन में फिनिश कर दो इंट्रोडक्शन, ठीक है। कितने बार बोलूंगा मैं यही चीज, ठीक है, हाँ क्योंकि आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। 2 तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेस्ड ऑन दी टॉपिक। अब देखो आप समझो, अगर ये टॉपिक है इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अब आप इस टॉपिक के हिसाब से कौन सी टर्म को एक्सप्लेन करोगे, क्या आप इंडिया को एक्सप्लेन करोगे कि इंडिया इज अ कंट्री, या पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करोगे दैट व्हाट इज पॉपुलेशन, यहां हम नहीं कर सकते ना। तो पहली अप्रोच ये होती है, ऐसे टॉपिक के लिए ट्राई कीजिए कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आप सुनते हैं या किसने क्लेम किया कि इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन गई है, उस तरीके से स्टार्ट कीजिए। एक हो गया कि हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है, करंट हैपनिंग क्या हो रहा है उससे रिलेटेड। सेकेंड इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, सेकेंड इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि अब मैं टॉपिक को थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, जैसे कि डज इंडिया नीड ओटीटी रेगुलेशन, तो मैं यहां पे बता सकता हूं भाई ओटीटी क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो 2 तरीके से आप बता सकते हैं, एक तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्वेश्चन में या टॉपिक में उसे एक्सप्लेन कीजिए, या तो करंट अफेयर में अगर उसका कुछ रिलेवेंसी हमें दिखती है तो उस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए अपना इंट्रोडक्शन। अब देखो इसको हमने करंट अफेयर से लिंक करके दिया है, रिपोर्ट से लिंक करके यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, कैसा दिया है, यूएनडीपी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, यूएनडीपी की जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है 2023 की, has recently announced that India has become the most populated country surpassing China. Then it gives us the citizen and opportunity as well as criticism, ठीक है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी भी है क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। हाउ डू वी मेक मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, अब ये तो हमारे ऊपर है कि अब आप उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लेते हो या क्रिटिसिज्म की तरफ लेते हो, ठीक है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं अरे ये इंडिया है, यहाँ पे तो बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, इस तरीके से वो लोग सोचते हैं। इसको अभी ये नैरेटिव हमने चेंज कर दिया है, भाई बहुत सारी पॉपुलेशन नहीं है, हम वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा यूथ है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमने नैरेटिव को ऐसे चेंज किया है, ठीक है। तो एट द एंड वो हमारे ऊपर है कि हम चीजों को कैसे लेते हैं। सेकेंड इंट्रोडक्शन कैसा है, डज इंडिया नीड ओटीटी रेगुलेशन, यहां पे देखो
ओवर द टॉप जो ओटीटी है उसे एक्सप्लेन किया गया है। ओवर द टॉप कॉमनली नोन एज ओटीटी आर दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ये जो ओटीटी है ना, इसका कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं उठाया गया है, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं, आपको जो समझ में आता है। नेटफ्लिक्स है आपके हाथ में, ठीक है, अमेजॉन प्राइम है, क्या किस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो अपने शब्दों में तो भी चलेगा। ओवर द टॉप कॉमनली नोन एज ओटीटी आर दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वन कैन वॉच मूवीज, वेब सीरीज एंड अदर स्ट्रीमिंग्स ओवर द इंटरनेट बाय पासिंग दी प्री स्केड्यूल्ड शो ऑन टेलीविजन। ठीक है, तो ये एक अपने लैंग्वेज का ही एक उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। देन मैं आपको जो सेकंड चीज कह रहा था, तो ये हमारा टॉपिक है, ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। देन हम आते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर। देखो सिंपल सा इतना लिखोगे तो भी चलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि यार मुझे ऐसा लिखना है आर्ग्यूमेंट्स फॉर बून, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फॉर दिस कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिखा जाता है, आप वैसे भी लिख सकते हो, बट अननेसेसरली वो स्टेटमेंट लिखने में आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्या ये पूरा लिख देने से, या अगेन आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज अ बून, ठीक है, इतना लिखने से क्या एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे क्या? उसके तो कुछ मार्क है ही नहीं। ठीक है, मार्क तो है आपके कंटेंट के, तो आप टाइम बचाइए कैसे भी करके। ठीक है, और जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है उसे आप अवॉइड कर सकते हो। सिंपल लिख दो आर्ग्यूमेंट्स फॉर, अगेन क्रिस्प एंड क्लियर, राइट। अनवांटेड चीजें, रिपीटेटिव चीजें हो जाएगी, पहले आपने आर्ग्यूमेंट फॉर भी कह दिया और फिर से वो स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। क्या क्या गलत है? क्या गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जरूरत भी नहीं है उसकी। सिंपल रखो। पहले हम आते हैं पहले पॉइंट पे, क्या क्या लिखा है यहाँ पे? श्योरली इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड बट मोर देन 65 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इन द एज ऑफ ग्रुप, in the age group of 15 to 35, that is an youthful population which could be an asset for the country। ठीक है, तो ये बात हो रही है बून की। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री दस इट रिक्वायर्स अ वर्कफोर्स। डेवलपिंग कंट्री है तो भाई हमें उतना वर्कफोर्स भी चाहिए, हमें उतना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए फॉर फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेयर दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड वुड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग एज लेबर कैन बी अवेलेबल एट दी cheap rate, right? Third point, the population pyramid shows soon India is going to enter into negative growth by 2060 in terms of population. Thus, a boom in the population is required to carry on momentum that the country will be gaining in next 3 decade। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो कुछ कुछ, अब यहाँ पे ये जो फैक्ट्स लिखे गए, क्या ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट है क्या? सोचना है, लेकिन क्या वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं लग रहे? तो फैक्ट कोई भी ऐसा, ये फैक्ट कभी ऐसा नहीं रहेगा कि यार ये फैक्ट सिर्फ मेरे पास है और सिर्फ इसी फैक्ट से, ठीक है, मेरा ऐसे बहुत अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगेन थोड़े से कंपोनेंट्स याद करो, ठीक है, जो हमारे गुड आर्ग्यूमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या थे? क्रिस्प एंड क्लियर थिंग, सिंपल डेटा, ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन, इस तरीके से। देन लार्जर पॉपुलेशन प्रोवाइड्स लार्जर मार्केट एंड लार्जर मार्केट डिमांड accommodation for more entrepreneurs which ultimately creates a healthy competition and jobs। ओके, सो अब यहाँ पे इन्होंने 4 ही पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 नहीं लिख सकते, अगर से नहीं आ रहे तो क्या करेगा बंदा। ठीक है, कुछ इर्रेलेवेंट या गलत लिखने से बेटर है 4 पे रुक जाओ, 4 भी कर सकते हो, बट अगर से आप 5 लिख के आते हो तो आपके मन में भी वो फियर नहीं रहेगा, ठीक है, कि यार अच्छा नहीं किया, ये डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप 5 लिख के आते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, सिंपली इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लिख दिया है। देन हम आते हैं, इफ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ जॉब इट मे लीड टू लार्ज सेक्शन ऑफ मास इनटू पॉवर्टी। ठीक है, अब उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट नहीं की तो जिसे हम एसेट मान रहे थे वो सारा एसेट हमारा पॉवर्टी में कन्वर्ट हो सकता है। वेरियस सेक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर वुड बी ओवरबर्डन to meet the demand of population, ultimately lead to deterioration of quality of service provided। अब देखो हम एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाते हैं, राशन फ्री राशन बांटते हैं, फ्री राशन इन द सेंस कम पैसों में हम राशन बांटते हैं, क्या बेस्ट क्वालिटी का होता है क्या? वो नहीं। ठीक है, लाइक वाइज आप सोचो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी। बस में आज बैठने को जगह नहीं मिलती है, ठीक है, क्या होगा? हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं वो ओवरबर्डन हो सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया है। अब लैंड तो लिमिटेड है ऑन अर्थ
to meet the livelihood and basic living, it's obvious the increasing population pressure would be compensated by the clearance of forest. अब जब population बढ़ रही है तो जमीन कहां से लाएंगे? फॉरेस्ट काट के, राइट? तो देखो कितने ब्यूटीफुली, क्या कुछ फैक्ट दिखता है यहाँ पे? नहीं लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन अगर से प्रॉपर फिक्स हो रहा है तो ही, ठीक है। अगेन फोर्सफुली फिक्स नहीं करना है, फोर्सफुली फिट नहीं करना है। फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सो इज वन ऑफ द कंसर्न विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, services like public distribution system would be compromised to meet the larger section. This may lead to rise in price of grains even at PDS shop. ठीक है, क्या हो सकता है? चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। तो ये हमने 4 पॉइंट आर्ग्यूमेंट में फेवर में लिखे, 4 पॉइंट अगेंस्ट में लिखे। लास्टली कंक्लूडिंग थिंग, कंक्लूड हमने कैसे किया? क्या कंक्लूड में हमें कोई एक साइड लेनी है क्या? नहीं। पॉपुलेशन जो राइज हो रहा है वो एक सिर्फ अच्छी बात है? नहीं। पॉपुलेशन जो राइज हो रहा है वो बुरी बात है? नहीं। कोई एक साइड नहीं लेना है, गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाना है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन। खुद का ओपिनियन लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। कैसे? अब देखो, द पॉपुलेशन हैज इट्स ओन चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, इट इज आर इंटरेस्ट वेयर डू वी वांट टू सी ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। पॉपुलेशन राइज के अपने एक चैलेंजेस भी है और अपने एक फायदे भी है, जो कि हमने ऑलरेडी फॉर और अगेंस्ट में मेंशन कर दिए। एट द एंड ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम उसे कैसे देखते हैं। ओके, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ अपस्किल्ड वर्कफोर्स शुड बी प्राइमरी फोकस टू टैप द मोस्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्लियर? तो इस हिसाब से हमने इसे कंक्लूड भी कर दिया है। लास्टली हम आते हैं क्या क्या हमारा स्ट्रक्चर था, ये हमने लिख दिया छोटा सा इंट्रोडक्शन। 2 तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। अगर से करंट अफेयर में मुझे रिलेवेंसी लगती है तो करंट अफेयर में रिलेवेंसी नहीं लगती है तो कीवर्ड को थोड़ा सा 2-3 शब्दों में एक्सप्लेन कर दूंगा। देन हम आते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर, लिख दो सिर्फ सिंपली, ठीक है। इसमें सेम 5 पॉइंट ट्राई करो कि 5 पॉइंट टच कर दो, उसके बियॉन्ड मत जाओ, टाइम नहीं बचेगा। 5 भी नहीं हो रहे, देन 4 और 5 का बैलेंस मत बिठाना, 4-4 लिख दो। ओके, देन यहां पे लिखो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, मिटा देता हूं इसे, ठीक है, ऐसा करना नहीं है वहां पे। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट 1 2 3 4 5 और मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि क्या है? कंक्लूजन है और एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। तो ये होता है हमारा एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये एक हमारा एक अच्छा आर्ग्यूमेंट होता है। सो ओवरऑल क्या देखा हमने, ठीक है, कि आप जो आर्ग्यूमेंट है, पहली चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट था, वर्ड लिमिट कितनी होना चाहिए? अगेन यहाँ पे 300 वर्ड होने चाहिए, 300 क्रॉस मत कीजिए, ठीक है, 300 क्रॉस नहीं करना है। वही चीज है, कंटिन्यूटी वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। कनेक्टर्स यूज करना, उसका भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैक्सिमम 300 वर्ड है, 3 पेज मिलते हैं, ठीक है, एंड इनफ पेज होते हैं। खुला खुला लिखिए, एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ अटैच कीजिए ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो सके और क्लियरली समझ में आ सके। सो एट द एंड अगर हम बात करते हैं कि एक अच्छे आर्ग्यूमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने आपके डाउट के लिए, जो आपको डाउट आएगा सर लैंग्वेज सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, तो किसका कितना रिलेवेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज पे हमारी कमांड, क्या हमें एकदम फ्लुएंसी, क्या हम एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तभी हम अच्छा लिख पाएंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है। अगर से आपकी लैंग्वेज पे कमांड अगर एवरेज भी है तो भी चलेगा, ग्रामर आपका एवरेज भी है, उतना है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस बना लेते हो तो भी इट इज गुड, ठीक है, तो भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज अगर एवरेज रही चलेगा। स्पेलिंग फॉर श्योर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग में भी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, खुला खुला आप लिख सकते हो। अगर बहुत छोटे छोटे चीटियों जैसा लिखते हैं तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करके वो चीज को ओवरकम करो। नेक्स्ट है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये भी एक एवरेज सेंटेंस चलेगा। आफ्टर दैट स्पेशलिस्ट, प्रेजेंटेशन में आपने क्या एक बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट रहना चाहिए क्या? नहीं, वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल भी रहेगा, एवरेज लेवल का रहेगा तो भी चलेगा। नीटनेस के लिए क्या अलग से तैयारी करनी है क्या, या ये हो जाएगी? ठीक है, बस अच्छे से लिखोगे तो ऐसे ऑलरेडी नीट एंड क्लीन ही दिखेगा, काटा पीटी अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये चीजें मत करो,
ठीक है। देन स्ट्रक्चर, आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, मैंने 3 से 4 बार आपको यहीं पे स्ट्रक्चर समझा दिया। देन ब्रेविटी, मतलब ब्रेविटी क्या होता है, टू द पॉइंट बात कीजिए, कंसाइज रहिए, ठीक है, ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीजों को। देन एडिक्वेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो भी है 4 से 5 पॉइंट्स फेवर में लिखिए, 4 से 5 पॉइंट अगेंस्ट में लिखिए, ठीक है। देन जो भी आपके क्लैरिटी है प्रिसाइसली मेंशन कीजिए, एग्जाम्पल का यूज कीजिए, फैक्ट्स का यूज कीजिए, ठीक है। देन एग्जाम्पल, आप अच्छे एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, अपने थॉट्स दे सकते हो, बेशक आप अपने थॉट्स दे सकते हो, ठीक है। जस्टिफिकेशन चलेगा, एक अच्छा जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगेंस्ट में भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। देन जो भी मेक श्योर कि आप किसी एक की साइड ना ले लो, एक्सट्रीमिज्म का पाथ फॉलो ना कीजिए। अगर हम कोई चीज को अगेंस्ट में लिखते हैं तो एकदम उसका बहुत ही बेकार एस्पेक्ट नहीं लिखना है, या कोई भी अगर हमें अच्छी लगती है तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत ही फ्लावरी बना दिया। मेक श्योर, थिंक लाइक एन ऑफिसर, कि आप डिप्लोमेटिकली कैसे चीजों को डील करोगे, ओके। देन थोड़ा सा वही चीज मैंने बताया कि आपको ये भी चीज याद रखना है कि वेदर जो भी हम पॉइंट दे रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ द लॉ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एथिक्स मॉरल वैल्यूज वॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। देन ओवरऑल एक छोटा सा कंक्लूड कर दो विथ बैलेंस ओपिनियन, सो ये बनाता है हमारे एक आर्ग्यूमेंट को अच्छा आर्ग्यूमेंट। लास्टली, हाउ मच टाइम शुड बी डिवोट टू आर्ग्यूमेंट राइटिंग, कितना टाइम आपने देना चाहिए। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तो एग्जाम में ये चीज आपकी 30 से मैक्सिमम 35 मिनट में 2 आर्ग्यूमेंट हो जाने चाहिए, पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। अब ये चीज अचीव करने के लिए कैसे करोगे, ओनली बाय प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी भी आपके पास 90 दिन है, 90 दिन में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप एफिशिएंटली ये चीज को टाइम में कंप्लीट कर पाओगे। पेपर 2 इज ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम, ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करते हो, हर एक सेक्शन को टाइम डिवोट करो। मैंने बताया था आपको, जो पहला सेक्शन है हमारा ऐसे 1 घंटा 15 मिनट मैक्सिमम आपके 4 ऐसे हो जाने चाहिए। देन यहां पे मैं लिख रहा हूं 30 से 35 मिनट में आपके दोनों आर्ग्यूमेंट हो जाने चाहिए। रिपोर्ट की बात मैं रिपोर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका टाइम होना चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर आप अभी फिलहाल घर पे लिखते हो, मैं आपको अभी एक टॉपिक भी देने वाला हूं, ये चीज लिखोगे तो यहां पे आपके पास कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है। ज्यादा आप टाइम लो, टाइम आप किस पे लोगे, अगर से मैं आपको कोई भी एक टॉपिक देता हूं तो आप उसके ऊपर सोचने पे टाइम दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, आधा 1 घंटा सोचिए, ठीक है। वंस पेपर पे सोचिए, और फिर दिमाग पे नहीं सोचना है, जो भी चीजें आ रही है पेपर पे नोट डाउन कीजिए, वो वैसा करिए। देन एक स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया, उस स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। बिफोर आई एंड, मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूं जिसके ऊपर कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको ये टॉपिक सोचना है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल है, ओके। इजी टॉपिक है, फैमिलियर टॉपिक भी है, आपको पता भी होगा। सो जस्ट नोट डाउन दी टॉपिक, नोट डाउन दी टॉपिक। इंडिया शुड बी renamed as भारत, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। यू हैव टू राइट डाउन आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक पे आपको लिखना है। कल का जो हमारा क्लास होगा वो इस टॉपिक के ऊपर ही होगा, ओके। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी सिखाऊंगा, क्या क्या चीज आनी चाहिए, क्या क्या नहीं आनी चाहिए, बट इट इज योर ड्यूटी कि आप भी ये चीज कर सकते हो, क्योंकि आपको हर एक कंपोनेंट, हर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन गुड आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज मैंने बता दी है। सो प्लीज थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अपने साइड से एफर्ट लीजिए, और मैं तो हूँ ही यहाँ पे आपको एक गाइड करने के लिए, और क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए ये सारी बताने के लिए। सो एट द एंड, ये जो स्ट्रक्चर है इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो प्लीज स्टडी फंडा ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्री सेक्शन में, ऐप पे एक फ्री सेक्शन है, फ्री सेक्शन में सारी पीडीएफ्स मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, ओके। एंड ऑल्सो जो आपकी जो हैबिट है, मेक श्योर कि अगर आप A4 साइज शीट पे लिखोगे, आप A4 साइज शीट पे लिखोगे, एंड
साइड में मार्जिन बनाना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। जैसा एग्जाम में पेपर आता है उस एग्जाम पे लिखो, मेंटली आप प्रिपेयर होते हो इसके लिए। सो दैट इज ऑल इन टुडेज क्लास। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट और डिसलाइक इट अगर नहीं भी पसंद आया तो। जो भी आपके पॉइंट्स है, ओपिनियंस है, आप भी मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैंने जो बताया, ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया है वो ही सत्य वचन है या उसके बियॉन्ड कोई चीज है नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप मुझे सिखाओगे, ओके। एंड जस्ट mark your presence, mark your attendance. That is all in this class. Do share it, like it, subscribe the channel. Jai Hind.